जरा सोचिए कि आम आदमी कितना त्रस्त होगा, बेहाल, भयावह और असुरक्षा के हालत में जी रहा होगा, जब उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान, उसकी बहन बेटी की इज्जत भी सरेआम नीलाम होने की नौबत तक आ गई हो। कोई भी शोधा आपके सामने ही आपकी नातनी के साथ छेड़खानी करने पर आमादा हो और आप केवल खून का घूंट पीने पर मजबूर हो। सरेआम आपके और आपकी बेटी नतनी की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आपके पास उसका विरोध कर पाने की न तो कोई क्षमता हो, न साहस और न ही पुलिस या प्रशासन। ये सरकारी एजेंसियां तो खामोश बैठे हुए केवल तमाशा देखते रही हों। कोई ऐरा गैरा कोई शख्स हो तो कन्नी काट कर रास्ता बदल देता है, बहुत कायर हो भाव में। लेकिन शमीम अहमद ऐसे लोगों में नहीं है। वे एक न्यायाधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं। उनका मकसद है प्रताड़ित जनता को न्याय देना, और फिर यह तो उनकी अपनी नतनी के सम्मान का मसला भी था। ऐसी हालत में वह अपने इस दायित्व से कैसे अपना मुंह मोड़ सकते थे? शमीम अहमद ने ऐसा क्यों किया, इस पर तो बाद में बात होती रहेगी, लेकिन यहां तो बिल्कुल साफ है कि उस वक्त शमीम अहमद ने ठीक वही किया जो एक खुददार शख्स करता है और उसके करना चाहिए। उस जस्टिस ने सबसे पहले तो अपने उस धर्म का निर्वहन किया जो उस व्यक्ति को प्राथमिक रूप से संविधान से दिया गया है, मतलब आत्मरक्षा। बेहूदगी पराकाष्ठा होने लगी तो शमीम अहमद ने तत्काल अपनी गाड़ी रोकी और बेहूदे शोहदों को पकड़कर सरेआम उनको दो चार तमाचे रसीद कर दिए। उस घटना को शोहदा के किसी साथी ने या किसी जनता ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और फिर उसे वायरल कर दिया। फिर क्या था, मच गया हंगामा। आरोप लगने लगे कि लखनऊ हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने सड़क पर उतरकर लौंडपन की हरकत कर दी, जो निहायत शर्मनाक हादसा है। जस्टिस शमीम अहमद के इस कृत्य की खबर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची तो मचा बवाला। खबर उड़ी कि इस मामले में शमीम अहमद को अब जल्दी ही तमिलनाडु हाई कोर्ट ट्रांसफर में भेज दिया जाएगा लखनऊ से। ये खबर होते ही शमीम अहमद के पक्ष में पेशबंदी और घेराबंदी शुरू हो गई। सबसे पहल की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, जिसने एक मीटिंग आयोजित की और साफ मांग की कि शमीम अहमद के इस मामले की गहरी छानबीन करना बहुत जरूरी है। बार एसोसिएशन के सचिव मनोज द्विवेदी ने दौलती को बताया कि यह हादसा पूरी तरह से अराजक होती जा रही बदहाल कानून व्यवस्था के चलते हुआ है। इसका शिकार पूरा लखनऊ और प्रदेश भी झेल रहा है। सड़क पर शोधों का आतंक है जो महिलाओं के साथ अभद्रता, छेड़खानी और अराजकता पर आमादा है, जीना हराम कर दिया है। लेकिन सब पुलिस खामोश बैठी हुई है, प्रशासन कान में हाथ रख के बैठा हुआ है, और यह शोधे बड़े धनी और ताकतवर तबके से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना था कि जिस ऑडी कार पर शोधे ने जस्टिस शमीम और उसके साथ कार में जा रही नतनी के साथ शर्मनाक बेहूदगी की है, वह अक्षम्य है। उन्होंने बताया कि इस कार का 12 बार आपराधिक चालान हो चुका था, लेकिन पुलिस ने किसी भी मामले का संज्ञान नहीं लिया। इतना ही नहीं, मनोज मिश्र बताते हैं कि जस्टिस शमीम ने अभी कुछ दिन पहले ही कि जमीन माफियाओं के साथ एक आदेश जारी किया था, जिस पर जिलाधिकारी ने एक जांच कमेटी बनाई थी। लेकिन उसके बाद से ही भूम माफिया लोग आक्रामक रूप से भड़क गए थे। उन्हें आशंका है कि उनकी इसी साजिशों के तहत ही उन लोगों ने अपनी ऑडी कार लेकर एक अराजक सीन क्रिएट करने की कोशिश की और यह अंजाम ये हो गया। आपको बता दें, करीब 5 बरस पहले उन्नाव की अपर जिला न्यायाधीश रही हैं जया पाठक। उनके साथ देहरादून में भी एक ऐसा शर्मनाक हादसा हो गया था। दरअसल उनका बेटा वहां के पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक दिन उसके सीनियर से छात्रों ने जूनियर्स के साथ निकृष्ट रैगिंग शुरू कर दी। जया पाठक के बेटे ने इस पर एतराज किया तो बवाल हो गया, बात पुलिस तक आ गई। जूनियर छात्रों को भेड़ बकरी की तरह पुलिस ने जीप में ठूंस लिया और उसे मारते हुए थाने ले गए। उस समय जया पाठक अपने पति के साथ अपने बेटे से मिलने देहरादून गई हुई थी। उन्हें जब इस हादसे की खबर मिली तो वे सीधे थाने पे आ गईं, तो पाया कि बेटे को थप्पड़ और लाठियों से पुलिस वाले बुरी तरह पीट रहे हैं। जया पाठक ने पहले तो हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद एक भी पुलिस वाले ने उनकी एक बात नहीं सुनी और वे उनके बेटे को बर्बरता के साथ
लगातार पीटते ही रहे। जाहिर बात है कि असहाय थीं जया पाठक, न बोलती तो बेटे का हाथ पांव टूटने की आशंका थी। जब बात न बनी तो बाकायदा शेरनी बन गई जया पाठक और उन्होंने बेटे को पीट रहे पुलिस वालों में से एक को जबरदस्त थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि बाद में इसकी कीमत भी उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। देहरादून के न डीएम ने उनकी सुनी, न एसपी ने और न ही जिला जज ने इस बारे में कोई भी कदम उठाया। लेकिन सवाल यह था कि उस वक्त जया पाठक अगर ऐसा नहीं करती तो क्या क्या नहीं हो सकता था उनके साथ। वे जज तो थीं, लेकिन अपने आदेश कहने, सुनने और लागू करने वाले उनके पास कोई नहीं था। इसलिए यह दायित्व जया पाठक ने खुद ही संपादित कर लिया। जस्टिस शमीम के साथ भी तो यही हुआ। अपनी नतनी के साथ कोई शख्स सड़क पर कार से जा रहा है और उस समय कोई शोधा उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है तो त्वरा न्याय सिद्धांत का तकाजा है कि किसी भी तरह हो वो दोषी को मौके पर पकड़ो और तत्काल उसे दंडित कर दो। और केवल इसी सिद्धांत का प्रतिपादन ही तो कर दिया था शमीम अहमद ने। तो क्या अपराध कर दिया। बताते हैं कि शोधों की इस करतूत को की खबर देने के लिए जस्टिस शमीम ने पहले पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन एक भी पुलिस वाले ने उनका रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि शोधे भी अपनी हरकतों को लगातार बढ़ाते ही जा रहे थे। सड़क पर चलना एक मजाक बनता जा रहा था और जस्टिस शमीम ने मेन रोड पर यह फैसला उठा दिया। हाँ, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हाई कोर्ट के एक जस्टिस को सड़क पर उतरकर इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन डरावने आकस्मिक हालातों में ऐसे नैतिकता से ही काम नहीं चलता है। वैसे भी हाई कोर्ट का जस्टिस भी तो प्राथमिक रूप से इंसान ही होता है, जिसमें स्नेह के साथ ही साथ आत्मीयता, आवेश, आवेग और क्रोध का गुण भी सराबोर होता है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि ऐसे मामलों में आम आदमी खुद ही पूरी तरह बेशर्मी पर आमादा हो जाता है। सड़क पर ऐसी जनता या तो ठहाके लगाती है या गालियां देती है या फिर वीडियो करने पर जुट जाती है। कम से कम इस तरह की घटनाओं पर हमें तत्काल हस्तक्षेप करना ही चाहिए, वरना हमारे मानव और सतर्क नागरिक होने का मतलब रह क्या जाएगा। हालांकि यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि हम जस्टिस शमीम के अतीत को भी पूरी तरह इग्नोर कर दें। वकील से जस्टिस बने शमीम हैं तो मूलतः वकील ही नहीं, वह सारे दुर्गुण उनके पास भरे पड़े हैं जो एक बेहुदे वकील में होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि शमीम अहमद दिल के शहंशाह भी जरूर हैं। सरलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। उनमें क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन अपनी गलतियों को खुले दिल से कबूल कर लेते हैं और उसके लिए सरेआम माफी तक मांग लेते हैं। कई बार तो भरी अदालत में शमीम अहमद ने अपनी गलती के लिए और अपने व्यवहार के लिए वकीलों से बाकायदा खेद व्यक्त किया है। मगर यह भी नहीं है कि सारे जज ऐसे ही होते हैं। एक जज हुआ करते थे राम अवतार सिंह, रायबरेली के ही रहने वाले थे, मगर लेकिन कभी भी उनके किसी भी व्यवहार पर कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। वह अपने सारे फैसले केवल मुस्कुराते हुए देते थे। मुकदमा खारिज किया हो तो भी और अगर स्वीकार कर लिया तो भी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मगर कई जजों का व्यवहार अदालतों में भी बेहद बेहुदा होता रहा है। मसलन एक जज साहब तो मुकदमा खारिज करने के वक्त चिढ़ाने की तर्ज में बोलते थे कि अब आप बड़े दरबार के यहाँ जाइए, वहीं अर्जी लगाइए। बड़े दरबार यानी सुप्रीम कोर्ट। एक जज तो नंगे पांव इंदिरा नगर थाने में घुस गए थे। पटना में उड़ते हवाई जहाज में भी उन्होंने एक बार हंगामा कर दिया था। भाषा और व्यवहार का अंदाज भी निहायत बेहुदा रहा है कुछ जजों का। मसलन अपने मुकदमों को लेकर इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक दौड़ने वाली एक महिला ने अपनी दिक्कत अदालत में बताई और कहा कि मिलाड, मेरा एक पैर इलाहाबाद में रहता है तो दूसरा कदम लखनऊ में रहता है मिलाड। तो जज तो बताते हैं कि जज साहब की टिप्पणी कि वकील साहिबा फिर तो रायबरेली वालों की लॉटरी लग जाती होगी, तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर किसी दूसरे स्थान पर किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सवीर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।